हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं इस चैनल पर इग्नू के बीसीए और एमसीए स्टूडेंट्स के लिए उनके सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाता रहता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए MCS 012 कंप्यूटर असेंबली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था दिसंबर 2022 का। उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था, उसका पार्ट 1 ही था जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था। ये सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बोल दूं कि आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार का, फिर इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जिनको इस सब्जेक्ट में ज़रूरत है। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूँगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जब चलेंगे तो सबसे पहले यार, पिछली वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे कि आपके ये जो रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो यार फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे एक गलती दिखी है, तो मैं पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन की वो गलती ही समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, गलती हुई थी यहाँ पे। क्या गलती हुई थी? ये जो वैल्यू थी 2 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 0 था, मैंने यहाँ पे ये गलत मिसप्रिंट कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको मैंने करेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने करेक्ट किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट का रिजल्ट था। लास्ट बिट 1 थी तो उसको छोड़ दो, बाकी बिट्स को उठा लिया आपने। उसका पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने, तो 1 4 टाइम्स 0 1 हो गया। फिर इसमें 1 ऐड किया ताकि 2s कॉम्प्लीमेंट निकल जाए। ये आपका 2s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। 2s कॉम्प्लीमेंट निकलने के बाद आपका रिजल्ट रेडी है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सीधा डेसिमल में आंसर लिख दिया था। अब ये आंसर भी चेंज होगा। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया है। यार ये कोड होता है 8421, इसको समझ लो। जैसे आपको कोई वैल्यू दी है 1001, तो आप क्या करो, जो 1 वाली वैल्यूज है उनको बस ऐड कर दो। तो 1 वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 8 और 1, तो 8 + 1 आपका 9 रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू है ये 11000010, तो ये 2 पे 1 आया है, ये 32 पे 1 आया है और 64 पे 1 आया है, और कहीं 1 नहीं आया है। तो इन वैल्यूज़ को ऐड कर दो। 64 + 32 96, 96 + 2 98, और ये नेगेटिव में आएगा आंसर क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट 1 था, तो आपका -98 आंसर आ रहा है। तो ये आपकी पिछली वीडियो का मैंने सोल्यूशन दे दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ। यार जो क्वेश्चन 2 आया था, क्वेश्चन 2 भी काफ़ी इजी था, यानी जो अगर मैं पांचों क्वेश्चंस देखूँ तो इसमें सबसे आसान यही था। 2 क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन पेपर के सीधे ही आ गए थे, हाफ एडर और पैरिटी बिट्स, ये तो पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था, तो यहाँ पे भी आया हुआ है। तो ये टॉपिक्स कुछ कॉमन होते हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए पहले, लेकिन अब मैं क्वेश्चन पेपर पे रहता हूँ तो मैं 2A का 5 रजिस्टर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यार देखो, जब रजिस्टर्स की बात आती है तो 8086 में, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा 8086 माइक्रो प्रोसेसर में भी रजिस्टर्स हैं और एक जनरल रजिस्टर्स भी हैं। मैं 8086 को ना कंसिडर करते हुए एक सिंपल आर्किटेक्चर के रजिस्टर को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो कहता है जनरली हमारे पास ये रजिस्टर्स होते हैं, ये आप डायग्राम समझ सकते हो। मेमोरी होती है, डेटा रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, टेम्परेरी रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर एंड इनपुट रजिस्टर। वो कहते हैं इनको एक्सप्लेन कर दो, किसी 5 को एक्सप्लेन कर दो। तो पहले मैंने यहाँ पे रजिस्टर्स का डेफिनेशन लिखा है। तो रजिस्टर्स होते क्या है? प्रोसेसर को काम करने के लिए चाहिए होता है डेटा। डेटा वो लेता है कैशे से या मेन मेमोरी से, लेकिन फिर भी डेटा उठाने में थोड़ा समय लग जाता है। इस समय को बचाने के लिए प्रोसेसर को खुद की मेमोरी दी गई है, जिसको आप रजिस्टर्स बोलते हैं। रजिस्टर्स में आप डाटा टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हो। ये प्रोसेसर की खुद की मेमोरी है। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट का एक रजिस्टर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसर यू आर यूजिंग, ठीक है ना। जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उसी के रिलेटेड डाटा ही अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। कुछ कॉमनली यूज रजिस्टर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, इसमें से मैंने एक्यूमुलेटर एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। एक्यूमुलेटर प्रोसेसर रजिस्टर कहलाता है जब भी आप कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करोगे, लेट्स से 2 + 3, इसमें से एक इनपुट एक्यूमुलेटर में होगी, दूसरी इनपुट कहीं से भी आ सकती है, कहीं से मतलब किसी इनपुट रजिस्टर से। 2 + 3 करोगे 5 का जो एंड रिजल्ट है वो वापस एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर का फायदा ये है कि इसमें आपको इसका एक्सप्लिसिट रेफरेंस नहीं देना पड़ता कि वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है कहाँ पे नहीं। तो ये आपका एक्यूमुलेटर का पहले का डेफिनेशन था। फिर प्रोग्राम काउंटर, जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो माइक्रो प्रोसेसर में, तो जैसे आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो स्टार्ट, देन मूव, देन ऐड, ठीक है, देन सपोज सब्ट्रैक्ट एंड देन एंड, क्लोज कर रहे हो।
तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होंगी। लेट्स से ये 2000 पे पड़ा है, ये 2002 पे पड़ा है, ये 2004 पे पड़ा है, ये 6 पे पड़ा है, ये 10 पे पड़ा है, या 2 3 4 किसी भी सीक्वेंस में डाटा पड़ा हो सकता है। प्रोग्राम काउंटर जो इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास रखता है, और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने को जाती है तो इसकी वैल्यू एड्रेस रजिस्टर में पास कर दी जाती है, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एक मूव करके आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए रख दी जाती है। ठीक है ना। +1 जनरली इसलिए होता है ताकि नेक्स्ट बाइट को आप रीड कर सको। बाकी इंस्ट्रक्शन साइज के हिसाब से आपके एड्रेसेस 2000, 2002, 2005, 2003 भी हो सकते हैं। एड्रेस रजिस्टर में ये एड्रेस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर 12 बिट के रजिस्टर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एड्रेस स्टोर करेंगे और एड्रेस 12 बिट का ही होता है। एड्रेस रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस होगा, प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पास कर दिए जाएंगे जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट का है, क्योंकि अब ये मेमोरी ऑपरेंड, ऑपकोड और ith मोड को सेव करके रखता है, तो ये 16 बिट का होता है। जो इंस्ट्रक्शन चल रही है वो आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पड़ी है। डेटा रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो डेटा है, जो ऑपरेंड्स है वो आपके हैं, वो डेटा रजिस्टर में पड़े होंगे। ये भी 16 बिट का रजिस्टर है। तो ये आपके 5 रजिस्टर्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका 2A क्वेश्चन था, आसान था, ठीक है ना, 5 मार्क्स का था। आगे चलते हैं हाफ एडर। हाफ एडर मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये समझाया हुआ है, आप उसका रेफरेंस ले लेना। मैं फिर भी एक फटाफट यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं फास्ट समझाऊंगा। हाफ एडर क्या होता है? 2 इनपुट्स A और B को ऐड करते हुए आपके 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक आता है सम और एक आता है कैरी। इसको कॉम्बिनेशन सर्किट्स कहते हैं, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम हाफ एडर यूज करते हैं। तो हाफ एडर का ये ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर 2 इनपुट्स AB और 2 आउटपुट सम और कैरी को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसका ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में क्या होता है? 0 + 0 किया आपने, तो अगर आप 0 + 0 करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, 0 आ गया। कैरी कहीं नहीं हुआ तो 0। 0 + 1 करोगे तो आंसर आएगा 1, कैरी कहीं नहीं हुआ, 0। सेम 1 + 0 1, ठीक है ना। 1 + 0 करोगे तो 1 होता है, कैरी 0। 1 + 1 करोगे हम 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाता है 0 कैरी 1, तो 0 कैरी 1। उसके बाद आप क्या करते हो? जो आपका ट्रुथ टेबल बना है उसका रिजल्ट निकालते हो। रिजल्ट कैसे निकालते हो? पहले सम का रिजल्ट निकालेंगे, जो टर्म्स 1 है उन्हीं का आंसर निकालेंगे। तो 2 टर्म्स 1 थी तो यहाँ पे 2 आंसर आएंगे। कैरी में एक ही आंसर 1 था तो कैरी का एक ही आंसर आएगा 1। अब क्या करना है? इस 1 के सामने वाले रिजल्ट को आप चेक करो, क्या रिजल्ट है? 0 1। 0 पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगाना है, 1 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना है। तो A पे लग गया बार क्योंकि ये A वाली लाइन है, और B पे लगेगा नो बार क्योंकि ये 1 है, तो A बार B। सिमिलरली नीचे वाला A B बार। सो दिस इज योर आंसर। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में प्लस, क्योंकि ऐसे भी टर्म्स होती हैं। कैरी ये 1 है, 1 के सामने A और B दोनों 1 है आपके, तो कैरी हो गया AB। इसके बाद आप कोशिश करते हो कि क्या आपके सम और कैरी का आंसर और छोटा किया जा सकता है। उसको चेक करने के लिए आप के मैप को यूटिलाइज करते हो। मैंने के मैप सम का, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो वो बनाया है, कैरी का 2 वेरिएबल है वो बनाया है। A बार B कहाँ था? A बार B ये रहा था, यहाँ पे 1 लग गया। B बार A पे 1 लग गया। डायगोनल ग्रुपिंग नहीं हो सकती तो इसको शॉर्ट नहीं कर सकते आप। कैरी तो है ही भाई सिंगल, तो इसको क्या आप शॉर्ट करोगे। उसके बाद ये इसका सर्किट डायग्राम बना है, ठीक है ना। A बार B प्लस B बार A, राइट, ये है। तो A की लाइन, B की लाइन, A का बार दिखाने के लिए नॉट गेट के साथ A बार, और B के साथ नोट लगा के B बार। A बार B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंड गेट, B बार A अगेन एंड गेट। फिर ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनकी इनपुट्स को आगे भेजा है और में सम करने के लिए। कैरी A B सीधा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो A B वैल्यूज को सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा दिया गया। तो ये आपका हाफ एडर था, 5 मार्क्स का था, आसान था। आगे पैरिटी बिट्स क्या होती हैं? अगेन आसान क्वेश्चन है, पहले हम कर चुके हैं। जब आप डेटा भेजते हो, जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा मूव ऑन होता है और वो डेटा आपका डिजिटल है, दैट इज बाइनरी फॉर्म में है, लाइक 11011, तो जब वो ट्रांजिट में जाएगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस डाटा गेट्स लॉस्ट, या इसके बिट्स करप्ट हो सकती हैं, लाइक 11111। तो ये गलत मैसेज है, गलत मैसेज रीड कर लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इस गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अपने मैसेज में कुछ एक्स्ट्रा बिट्स स्टफ करते हैं ताकि एरर ढूंढना आसान हो जाए। तो वो जो एक्स्ट्रा बिट डालते हो उसको आप कैसे डाल सकते हो? वो पैरिटी बिट्स कहलाती हैं। पैरिटी बिट्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ वंस इन योर रिजल्ट। अगर आपके रिजल्ट में 4 1 है या 5 1 है, ठीक है ना, वो देखा जाता है। जनरली इवन पैरिटी को ही प्रेफर किया जाता होता है, ठीक है ना। अगर इवन पैरिटी है तो आप इवन पैरिटी में ही रिजल्ट भेजोगे, या ऑलरेडी इवन है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट 0 लगेगी।
अगर ये रिजल्ट होता 110001, अब यहाँ पे 3 1 है जो कि ऑड है, इवन नहीं है, तो इवन बनाने के लिए आपको एक 1 और डालना पड़ेगा ताकि अब ये 4 हो जाए और ये इवन बन जाए और ये आपकी इवन पैरिटी बनेगी। ठीक है ना, तो ये ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी होता है और इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल बोली थी उसने, सेंटर का डाटा था 1101, इवन पैरिटी जनरेटर लगाया, टोटल नंबर ऑफ वंस 3 थे, ऑड था, इवन बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा 1 डाला, 11101111 सेंड किया गया। यहाँ पे मान लो एक बिट खराब हो गया, आपकी 0 का 1 रिसीव हो गया गलती से, तो टोटल कितनी बिट्स है 5, पांचों की पांचों 1 है। आपने पैरिटी चेकर लगाया, इवन पैरिटी चेकर, लेकिन पैरिटी है ऑड क्योंकि 5 है, तो इस मैसेज को रिजेक्ट कर देगा, उसको पता है डेटा करप्ट है। अगर डेटा करप्ट नहीं होता 11011, ठीक है ना, तो ये इवन पैरिटी होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है ना, इवन पैरिटी में आप ये गैस नहीं कर सकते कौन सी बिट करेक्ट हुई है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम बिट चेंज और सेकंड कॉलम बिट चेंज विल ओनली चेंज द पैरिटी एंड वी नेवर नो विच बिट इज करप्टेड। कोई भी बिट खराब होती है वो आपकी पैरिटी को चेंज कर ही देगी, तो आप कभी गैस नहीं कर सकते कि कौन सी बिट आपकी गैस हुई है, तो ऐसी चेंज हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मैसेज दोबारा सेंड करवा लेते हो कि मैसेज दोबारा सेंड कर दो। तो ये आपके बी और सी पार्ट थे, आसान थे। आगे चलते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप सीओ का पेपर तैयार कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मास्टर स्लेव इंपॉर्टेंट है। मास्टर स्लेव नहीं है तो भाई पूरे फ्लिप फ्लॉप में से एक क्वेश्चन जरूर निकलेगा आपका। ठीक है ना, तो फ्लिप फ्लॉप वाला यूनिट पढ़ के जाना है आपने। तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसके 2 डायग्राम बना सकते थे तुम यार, एक ये वाला, ये थोड़ा टफ लगता है, तो एक ये वाला। ठीक है ना, पहले मैं ये वाला समझाता हूँ फिर आगे चलेंगे। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन है। तो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक एंड दिस इज द सेकंड ब्लॉक। जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आगे लगा होता है उसको हम मास्टर बोलते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप पीछे लगा होता है उसको हम स्लेव बोलते हैं। मास्टर को जो क्लॉक पल्स दिया गया होता है उस क्लॉक पल्स का नॉट गेट करके, मतलब उल्टा करके क्लॉक पल्स दिया होता है स्लेव को। ऐसा करने से क्या होता है, जब मास्टर चलेगा, जब क्लॉक पल्स आप 1 दोगे तो मास्टर चलेगा, लेकिन नॉट गेट से ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो स्लेव नहीं चलेगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 होने से स्लेव चलेगा और ये आउटपुट्स वापस पीछे इनपुट में चली जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ होती है। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जेके फ्लिप फ्लॉप की जो रेस अराउंड कंडीशन है उसको खत्म किया जा सके। रेस अराउंड कंडीशन क्या था, जब जे और के का वैल्यू 1 हो जाता था तो आपका जो आंसर आता है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट आता है। मान लो आपके क्यू की वैल्यू 0 थी जो चेंज होकर 1 हो जाएगी। अगर आप क्लॉक पल्स डाउन नहीं करते हो तो क्यू कॉम्प्लीमेंट दोबारा चलेगा और इस 1 को उल्टा करके दोबारा 0 कर देगा। तो कभी 0 कभी 1, जब क्लॉक पल्स एंड पे पहुंचेगी तो आपको पता नहीं है कि आपका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है। ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इस प्रॉब्लम को दूर करता है 2 जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स को इंट्रोड्यूस करके। ओके, और ये चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों ठीक हैं। ठीक है ना, प्रेफर करो, अगर ये याद हो जाए, अगर ये याद नहीं होता है तो इसको करो। ठीक है ना, अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बना है। ठीक है ना, थोड़ा गंदा मंदा बनाऊंगा ताकि समझ लगे। पहले आप 8 नैंड गेट लगा लो लाइन वाइज, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, ब्लॉक लगा लिए। अब ये जो अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को 4 की इनपुट बना दो और 4 को 8 की इनपुट बना दो। फिर 2 की आउटपुट को 7 की इनपुट बना दो, 6 की इनपुट बना दो और 6 की आउटपुट को 2 की इनपुट बना दो। उसके बाद 1 और 5 को जो क्लॉक पल्स दोगे उसका नॉट गेट करके आप क्या करो, 3 और 7 को वो वैल्यू दे दो। ठीक है ना, फिर ये वाली जो आउटपुट है ये वापस बैक ले जाओ इस तरफ और ये आउटपुट जो है वो बाकी ले जाओ इस तरफ और इनको आपस में कनेक्ट कर दो। दैट्स इट, ये आपका मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरीके से बना होता है। ओके, बेसिकली ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हो आप ये कर लो, नो इशू। ठीक है, फिर मैंने मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है थोड़ा। तो होता है क्या भैया, वही बताया है कि 2 जेके फ्लिप फ्लॉप से बना है, एक को मास्टर बोलोगे एक को स्लेव बोलोगे। मास्टर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को कनेक्ट किया जाता होता है स्लेव की इनपुट से। ठीक है ना, स्लेव की इनपुट से कनेक्ट किया जाता है। जब मास्टर चलेगा मास्टर की आउटपुट स्लेव की इनपुट बनेगी एज ए फीड। ठीक है ना, इनके अलावा एक इन्वर्टर होता है जो क्लॉक पल्स को मैनेज करता है। अगर CL के 0 है तो मास्टर चलेगा और ये उल्टा नॉट गेट की वजह से 1 हो जाएगा तो स्लेव नहीं चलेगा। जब क्लॉक 1 हो जाएगा तो मास्टर नहीं चलेगा, जब क्लॉक 1 हो जाएगा तो स्लेव मास्टर चलेगा। जस्ट अ सेकेंड, क्लॉक 0 है तो मास्टर नहीं चलेगा
लेकिन उल्टा क्लॉक 1 चला जाएगा तो स्लेव चलेगा, अगर क्लॉक 1 है तो मास्टर चलेगा, इस वक्त स्लेव की वैल्यू 0 है तो 0 नहीं चलेगा। और ये वर्किंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है कि क्लॉक पल्स गोज टू 1 द स्लेव डज नॉट वर्क, जे एंड के इनपुट्स में इफेक्ट द स्टेट, वो आपको थ्योरेटिकली समझाया गया है कि भैया देखो क्लॉक पल्स की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो स्लेव नहीं चलेगा, जे और के की इनपुट जो भी हैं मास्टर की वो स्लेव को इफेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि स्लेव की क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 है। जब आप क्लॉक पल्स 0 कर दोगे तो स्लेव मास्टर के क्लॉक जब आप 0 कर दोगे तो स्लेव की क्लॉक 1 हो जाएगी, अब स्लेव चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना मास्टर जो है वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है और स्लेव जो है नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है, क्योंकि ये 1 पे चल रहा है और ये 0 पे चल रहा है। अगर J0 K1 है तो हाई Q कॉम्प्लीमेंट आउट ऑफ द मास्टर गोज टू द K इनपुट ऑफ द स्लेव एंड क्लॉक फोर्सेस द स्लेव टू रीसेट, दस द स्लेव कॉपीज द मास्टर, यहाँ पे स्लेव कॉपी करेगा, ठीक है ना। अगर J1 है K0 है तो Q की आउटपुट आगे चली जाती है, नेगेटिव ट्रांजिशन क्लॉक सेट्स द स्लेव कॉपिंग द मास्टर, मास्टर को कॉपी कर लेता, सेम वो मास्टर को। अगर J और K1 है दोनों, द स्लेव टॉगल्स ऑन द नेगेशन ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक, अगर 0-0 है फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाता है, Q आपका चेंज नहीं होता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज, सारे कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कर लीजिए। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब आ रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे इंस्ट्रक्शन साइकिल, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन होती है जैसे ये आपने लिखी है मूव B, C। जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो कई फेजेस होंगे, कई छोटे छोटे स्टेप्स किए जाएंगे। इन फेजेस को, इन स्टेप्स को कलेक्टिवली इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि भैया जब भी आप एक इंस्ट्रक्शन देते हो प्रोसेसर को, प्रोसेसर कई फेजेस में से निकलता है, इन फेजेस को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता होता है। जनरली 4 फेज होते हैं, फेच, डिकोड, रीड एंड एग्जीक्यूट। फेच मतलब मेन मेमोरी में से लेके आओ इंस्ट्रक्शन को, डिकोड मतलब इस इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसको रीड करो, मेमोरी एड्रेस में से इसको रीड करो और इसको एग्जीक्यूट कर दो। इसको आप एक फॉर्मूले के तौर पे भी लिख सकते हो। फॉर्मूला इज लाइक दिस वन, IC इज इक्वल्स टू FC प्लस डिकोड प्लस EC। इनके नाम IC इंस्ट्रक्शन साइकिल, FC फेच साइकिल, EC एग्जीक्यूट साइकिल। तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर 3 मेन फेसेस हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। इन तीनों फेसेस के थ्रू चलता है। अब ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन को मैंने नेक्स्ट पेज पे समझाया हुआ है। पहले मैं फटाफट यहाँ पे समझा दूँ, फिर आगे चलेंगे। देखो यार, जब आपका ये स्टार्ट होगा तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 सेट कर दी जाएगी। अब आपके कई रजिस्टर्स जो आपने पीछे लिखे थे वो इन्वॉल्व होंगे। प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू एड्रेस रजिस्टर में कॉपी होगा, ये T0 में होगा। T1 में क्या होगा? प्रोग्राम T1 मतलब टाइमिंग स्टेट 1, यानी 0 सेकंड बीत गए हैं, 1 सेकंड पे पहुंच गए हैं। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ा दी जाएगी। एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू को इवेल्युएट करके MAR करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 16 बिट की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है आपकी। ये जो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है इसके 3 हिस्से होते हैं, उनको आप तोड़ते हो। 0 से 11 बिट जो होती हैं वो ऑपरेंड की होती हैं, जो AR में वापस चली जाएंगी। 12 से 14, 12, 13, 14 ये ऑपकोड रिप्रेजेंट करती हैं, और जो लास्ट बिट होती है वो I बिट मोड को रिप्रेजेंट करती है। इसी I बिट से पता चलेगा कि आप किस तरीके के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो। 3 तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रजिस्टर रेफरेंस, IO रेफरेंस एंड मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी रेफरेंस आगे फिर 2 तरीके का हो जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एंड इनडायरेक्ट मेमोरी। तो यहाँ पे ये देखिए डिसीजन पैरामीटर लगा है। जब भी ये चीज़ लग जाए तो इसका मतलब कोई डिसीजन लिया जा रहा है। क्या आपकी वैल्यू 1 है या 0 है? पहले तो जो I की वैल्यू है क्या वो 0 है या वो 1 है? अगर 0 है तो ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में बिलोंग करेगा, अगर 1 है तो ये रजिस्टर या IO में से कोई एक हो सकती है। फिर आगे फिर से इस मोड को चेक करोगे, आगे फर्दर I की वैल्यू, इसके बाद दोबारा 0, 1 और इधर भी 0, 1, ठीक है ना। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब आपकी इंस्ट्रक्शन जो थी वो इनपुट आउटपुट के रिलेटेड थी, उसको एग्जीक्यूट कर दो और सीक्वेंस काउंटर 0 करके अगले इंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। लेकिन अगर आपके I की वैल्यू 0 थी इस स्टेज पे तो ये IO नहीं थी भाई, ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन थी, उसको एग्जीक्यूट करो, सीक्वेंस काउंटर 0 कर दो। अब मेमोरी रेफरेंस की बात करते हैं। I मोड की वैल्यू जब I है तो मुझे ये पता है कि मेमोरी में से डाटा उठाना है, लेकिन मेमोरी भी 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको मेमोरी एड्रेस रेफर किया गया है 2000 के अंदर गए, आपके पास आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप इसको सीधा यूज कर सकते हो। ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? 2000 ने जो एड्रेस दिया है वो था, उसके अंदर एक फर्दर एड्रेस पड़ा है 2004, उसके अंदर जाके आपको ऑपरेंड मिल रहा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। तो अगर I का वैल्यू 1 है तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में एक और डाटा रीड ऑपरेशन चल जाएगा,
ठीक है ना। और अगर 0 है तो इस स्टेज पे कुछ नहीं होगा, इन द एंड चाहे डायरेक्ट थी चाहे इनडायरेक्ट थी, उसको मेमोरी रेफरेंस को एग्जीक्यूट करो और सीक्वेंस काउंटर को वापस 0 सेट कर दो, ठीक है ना। ये जो मैंने बोला है यही मैंने यहाँ पे स्टेप्स पे एक्सप्लेन किया है, इसको देख लेना। जनरली किसी भी इंस्ट्रक्शन को 4 टी स्टेट्स में काम खत्म कर लिया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें 6 टी स्टेट्स लगती हैं, पर जनरली 4 टी स्टेट्स में काम हो जाता है। यहाँ पे मैंने T0, T1, T2, T3 में चारों टी स्टेट्स को बांट दिया है, क्या क्या काम हुआ है वो लिख दिया है, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, फ्लैग रजिस्टर्स क्या है। अब ये यहाँ पे 8086 के फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में पूछ रहा है और ये बोल रहा है कि इसका एग्जाम्पल भी दो मुझे, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ कहाँ पे यूज होता है। तो फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं यार, ये आपके बुक का स्क्रीनशॉट है, ये 9 फ्लैग्स हैं, 6 मेनली यूज होते हैं, 3 ज़्यादा यूज नहीं होते। इनके नाम कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग होते हैं। किसी भी फ्लैग की वैल्यू 1 या 0 हो सकती है। 0 मतलब वो फ्लैग ऑफ है, 1 मतलब वो फ्लैग ऑन है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ सम किया है तो अगर कैरी आया है तो कैरी फ्लैग आपका 1 हो जाएगा, नहीं तो कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। जो आपका एंड रिजल्ट आया है अगर उसकी पैरिटी नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये 1 हो जाएगा पैरिटी फ्लैग, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी ये BCD नंबर्स के लिए ही यूज होगा, नहीं तो नहीं यूज होगा। अगर आपका एंड रिजल्ट सारा 0 है तो 0 फ्लैग ऑन हो जाता है। SF साइन बिट के रिप्रेजेंट करता है, लास्ट बिट आपकी 1 है तो आप साइन फ्लैग को यूटिलाइज कर सकते हो। ओवरफ्लो, जो आपका ओवरफ्लो आया है वो आप ओवरफ्लो फ्लैग से हैंडल कर सकते हो। जो आप अभी नंबर सिस्टम के थ्रू कन्वर्ट कर रहे थे ना, वो प्रैक्टिकली ऐसे इस 8086 में इन रजिस्टर्स की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता होता है। तो भाई ये पढ़ लेना, थियोरेटिकली मैंने बता दिया है, एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया है। आगे चलते हैं। उसने एग्जाम्पल बोला था, तो एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, 2 वैल्यूज को कंपेयर किया है। A रजिस्टर में वैल्यू डाली है 10, B रजिस्टर में वैल्यू डाली है 5 और CMP इंस्ट्रक्शन को कंपेयर किया है, A और B को कंपेयर किया है। तो 10 और 5 को कंपेयर किया गया है। किसी भी 2 वैल्यूज को आप कंपेयर करते हो A और B को, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वैल्यू बड़ी है A की, या तो B की वैल्यू बड़ी है, या दोनों सेम है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया गया है। अगर ग्रेटर है, अगर JG है, JG मतलब ग्रेटर है, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देना, लेसर पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देना और इक्वल टू पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है कि CMP इंस्ट्रक्शन जो है ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, जो 2 वैल्यूज को कंपेयर करेगी A और B को। कंपेयर क्या करती है, A और B को सब्ट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट स्टोर नहीं करती, ये फ्लैग की वैल्यूज को अपडेट करती है। कैसे, अगर A B से बड़ा है तो JG इंस्ट्रक्शन चलेगी, ठीक है ना, और उसके अलावा जो भी कोड आपका चल पड़ेगा। अगर लेस देन B है तो JL इंस्ट्रक्शन चलेगी, तो आपका लेस देन वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर इक्वल टू B है तो आपका थर्ड ब्लॉक चलेगा। These conditions jumps rely on the flag set by CMP इंस्ट्रक्शन। CMP इंस्ट्रक्शन ने फ्लैग की वैल्यू क्या सेट करी है, 0 फ्लैग कब सेट करेगा, जब A इक्वल टू B है तो आपका J इक्वल चलेगा। साइन फ्लैग कब चलेगा, वैल्यू 1 है कि 0 है, अगर ग्रेटर देन है तो 1 है, अगर लेस देन है तो 0 है। तो ये जो 2 फ्लैग है ये आपकी इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन को चलने में हेल्प करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा। आगे चलते हैं। कैशे मेमोरी क्या है, इसकी मैपिंग टेक्निक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। कैशे मेमोरी क्या होता है, आपके पास एक प्रोसेसर है, आपके पास एक मेमोरी है, मेन मेमोरी मान लो। प्रोसेसर को मेन मेमोरी से डाटा पिक करना होता है, लेकिन प्रोसेसर और मेन मेमोरी की स्पीड में बहुत फर्क होता है, 100 गुना का फर्क होता है। तो जो काम प्रोसेसर 1 सेकंड में करेगा, मेन मेमोरी वो 100 सेकंड में करती थी, तो इसलिए प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक छोटी सी कैशे मेमोरी बनाई जाती है, एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगाई जाती है जो मेन मेमोरी से फास्ट है। प्रोसेसर कैशे से भी डाटा ले सकता है, कैशे की मेमोरी की स्पीड में फर्क सिर्फ 5 से 10 फैक्टर का रह जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जो 1 सेकंड में करेगी ये 10 सेकंड में कर देगी, तो अब डिफरेंस बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। कैशे मेमोरी इन शॉर्ट है क्या, फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल विद इन द CPU, द डेटा रिलेटेड टू द करंट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द कैशे। अगर प्रोसेसर को डेटा चाहिए वो कैशे में ढूंढेगा, अगर मिल गया तो इसको हम हिट बोलते हैं, अगर नहीं मिला तो इसको मिस बोलते हैं। यही चीज आप यहां एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हो। जरूरत क्या है, क्यों कैशे यूज कर रहा है, अब आपको यहीं से समझ लग जाएगा क्यों जरूरत है। कैशे मेमोरी परफॉर्मेंस गैप को कवर करने के लिए, CPU और रैम की, अब वो 1 सेकंड में काम कर रही है, वो 10 सेकंड में काम कर रही है, इस गैप को खत्म करने के लिए कैशे लेके आ रहे हो। इसके अलावा जल्दी असेस हो जाए, फास्ट असेस हो जाए,
मेमोरी बोटलनेक को खत्म किया जा सके, कॉस्ट एफिशिएंसी और पावर एफिशिएंसी टर्म्स को ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ किया गया है। इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, जरूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है कि कैशे मेमोरी में वहाँ पे डाटा रखा जाता है जहाँ पे डेटा को मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो ये कैशे मेमोरी का इंट्रोडक्शन था, नीट था। अब उसने बोला था डायरेक्ट मैपिंग मेरे को समझा दो। मैपिंग का मतलब क्या है? आपकी रैम है मान लो 1 GB की, आपकी कैशे इतनी बड़ी नहीं है, आपकी कैशे है मान लो 128 MB की। कैशे में डाटा कहाँ से आएगा? रैम से। लेकिन रैम से सारा डाटा तो रखा नहीं जा सकता क्योंकि रैम तो 1 GB की है, कैशे 128 MB की है। कौन सा डाटा रखा जाए, कौन सा डाटा ना रखा जाए, यानी एड्रेस मतलब मेमोरी एड्रेस कौन सी रखी जाए, कौन सी ना रखी जाए, कैसे रखी जाए ताकि कैशे चले, यही मैपिंग टेक्निक कहलाती है। मैपिंग टेक्निक इज अ प्रोसेस बाय विच द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द कैशे मेमोरी। ओके, जब आप डायरेक्ट मैपिंग करते हो तो आपके एड्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, इंडेक्स फील्ड एंड टैग फील्ड। इंडेक्स फील्ड बाहर होता है और टैग फील्ड इस तरफ होता है। अगर आपके 15 बिट का डेटा है तो 9 बिट का इंडेक्स होता है और 6 बिट का टैग होता है। अगर 5 बिट ऑक्टल में 5 बिट अगर आपका एड्रेस होता है तो 3 बिट इंडेक्स का होता है और 2 बिट टैग का होता है। ये कुछ पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, इंडेक्स फील्ड और टैग फील्ड। जो मैंने ऑनलाइन देखा है उसमें, या ऑनलाइन देखा है या आजकल के बुक्स में देखा, वो कहता है कि 3 हिस्से होते हैं। बात एक ही है, टैग फील्ड और वर्ड फील्ड वही है। एक 15th बिट को उसने आई बिट कंसिडर कर दिया है और कुछ नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप यही एक्सप्लेनेशन दे सकते, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग, अब ये देखो, ये आपकी रैम है। रैम में बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हैं, इतने ब्लॉक्स तो भाई यहाँ पर रखने की, कैशे में रखने की जगह नहीं है, तो आपने कुछ रैंडमली ब्लॉक यहाँ पे रख दिए हैं। कैसे रखे हैं? एक ब्लॉक 0 के टैग बनाए हैं, उस टैग के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक और इस टैग के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, जिसको आप इंडेक्स कह सकते हो। जो भी तुम एड्रेस मांगोगे उस एड्रेस को पहले इंडेक्स से कंपेयर किया जाएगा, जब इंडेक्स मैच करेगा तो टैग से कंपेयर किया जाएगा। अगर इंडेक्स और टैग दोनों मैच कर गए तो कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक को प्रोसेसर को वापस भेज दिया जाएगा। ये चीज़ होती है। और इसने यहाँ पे वही बताया है कि भाई 15 बिट्स के डिवीज़न कैसे हुई पड़ी है, बिट्स हैं, रो रिप्रेजेंटेशन है और वर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब ये कैसे काम कर रहा है वो बताया है। सीपीयू ने मेमोरी रिक्वेस्ट मांगी, उसके लाइन नंबर से कंपेयर किया जाता है। मैं इंडेक्स बोल रहा हूँ, ये लाइन नंबर बोल रहा है। अगर टैग फील्ड ऑफ सीपीयू एड्रेस पहले मैच किया जाता है लाइन नंबर, फिर इंडेक्स मैच किया जाता है, टैग मैच किया जाता है, यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे टैग। अगर टैग मैच कर जाए तो कैशे हिट अकर होता है और उस वर्ड को भेज दिया जाता है। अगर मैच ना करे तो उसको मिस कहा जाता है, ठीक है ना। मिस करने पे रिक्वायर्ड ब्लॉक मेन मेमोरी से ढूंढा जाता है और कैशे मेमोरी में अपडेट कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ योर कैशे मेमोरी इज वर्क। ये डायरेक्ट मैपिंग था, ये कैशे मेमोरी की थ्योरी थी पीछे। ओके, ये कैशे मेमोरी की थ्योरी है, ये डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक की एक्सप्लेनेशन है, ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है कि एड्रेस जनरेट कैसे किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, .com और .exe का डिफरेंस। .com एंड .exe, नियर एंड फार, ये क्वेश्चंस कई क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिलेंगे, 3 नंबर का, 4 नंबर का। ये याद कर लेना, ये ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। तो देखते हैं .com एंड .exe। देखो यार, .com होता है कि भाई जो तुमने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को सीधा ही मेमोरी हार्ड डिस्क पर रख दिया गया है, एब्सोल्यूट इमेज एज इट इज, जैसे मशीन इंस्ट्रक्शंस है वैसे ही रखी गई हैं। EXE में ऐसा नहीं होता भैया, EXE में कुछ चेंजेस करके रखा जाता है। .com में स्टैक, कोड एंड डेटा सेगमेंट एक ही होता है, यानी 3 सेगमेंट नहीं कंसिडर किया जाते, यहाँ पे 3 अलग अलग सेगमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। ये 8086 के हिसाब से है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग समझनी है तो मेरी वीडियो है, वहाँ से समझ लेना, ठीक है। मैं आपको उसका लिंक इसमें डाल दूंगा। प्रोग्राम साइज कितना है? 64 बाइट का होता है .com का जनरली। EXE की कोई गारंटी नहीं है, जितना मर्जी हो सकता है, जितने मेमोरी सपोर्ट करती हो। जो .com होते हैं वो बाय डिफॉल्ट 100H से ही शुरू होते हैं, इसका कोई ऐसा स्टार्टिंग एड्रेस नहीं है। जो प्रोग्राम का साइज है वही फाइल का साइज होगा .com में। जो साइज का फाइल का है वो कैसे होगा? प्रोग्राम का साइज और हेडर का साइज ऐड करने के बाद। इसमें सिर्फ नियर सबरूटीन को कॉल किया जाता है, यहाँ पे नियर एंड फॉर दोनों को कॉल किया जा सकता है। यहाँ पे लोडिंग टाइम फास्ट होता है क्योंकि रीलोकेशन होती है, इसलिए यहाँ पे लोडिंग टाइम का ज़्यादा लगता है। ये इसको किसी हेडर की जरूरत नहीं होती है, इसको हेडर की जरूरत होती है। तो ओवरऑल क्या है, .com प्रोग्राम्स होते हैं सिंपल, स्मॉल और सीधा मेन मेमोरी में लोड कर लिए जाते हैं और रियल मोड में काम करते हैं।
.exe कम्प्लेक्स होते हैं, लार्जर होते हैं, मेमोरी मैनेजर चाहिए होता है, रियल और प्रोटेक्टेड मोड दोनों में काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज के लिए आप .exe प्रोग्राम्स को बनाओगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट था वीडियो का। थर्ड पार्ट या फाइनल पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट।